हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? चलो भाई। सर ये क्या? आपकी दाढ़ी कहाँ गई सर? है तो? अब जैसे-जैसे तुम्हारी तैयारी आगे बढ़ेगी, साथ में मेरी दाढ़ी आगे बढ़ेगी। क्या बात है सर, क्या राइम है! यस! आज शुरू करने वाले हैं यार रैपिड रिवीजन पहली क्लास है। सर ये रैपिड रिवीजन क्या है? देखो, जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति? तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति में। करोड़पति कैसे है सर? आप यहाँ पैसे दोगे, यहाँ मैं पैसे नहीं, मार्क्स दूँगा। जैसे वहाँ हर स्टेप पर तुम लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पैसे कमाते जाते हो, यहाँ हर क्वेश्चन पे नंबर कमाते जाओगे। ऐसा क्या होने वाला है? अरे इसलिए तो इसको बोला है रैपिड रिवीजन सीरीज़ भाई। अच्छा, ओके, तो आप और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया फर्स्ट क्लास टीचर्स एकदम टॉप नॉच टीचर्स आपको यही सब चीज़ें कराने वाले हैं, अपने-अपने सब्जेक्ट्स में। कह रहे सर फिलहाल एक चीज़ और हो जाए। मैं कहा सर क्या कराओगे आज? आज कराऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इसके साथ हम करेंगे सोर्सेज़ ऑफ लॉ। ये तो हमें आता है, तो बहुत अच्छी बात है। आता है तो इसीलिए तो रैपिड रिवीजन है। सर तो डिटेल्ड रिवीजन कहाँ है? अरे इससे पहले तो करवाई है। अभी सिद्धांत दास में डिटेल्ड रिवीजन करी, अब करेंगे ये वाली रैपिड रिवीजन। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सोर्सेज़ ऑफ लॉ जो है, हाँ, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज़रूरी है मित्रों। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर में ऐसा भी एक बार हुआ है कि ये दोनों मिलाकर पेपर में भाई साहब 30 नंबर के आ गए। 30 मार्क्स, आपको पता है 30 कितने होते हैं? 30 की बात कर रहा हूँ। और हर क्लास में कम से कम ऐसे चैप्टर्स कवर कराऊँगा, ये जो भी छोटी-सी क्लासरूम हमारी है 15 से 20 नंबर के चैप्टर आसानी से कवर हो जाएँगे। सर अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, आपके साथ पढ़ लेंगे और ये नोट चाहिए हो तो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना भाई। कह रहा सर अब फिलहाल एक और बात करते हैं। मैं कहा जी एक और बात कर लेते हैं। कह रहा एक और चीज़ बताओ कि ये दोनों चैप्टर अभी फिलहाल देखो, अगर हम लोग बात करें 2021 से, उससे भी पहले से इन्होंने फ्लो पकड़ लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमेशा से ही महँगा चैप्टर एक रहा है। ऐसा जैसा विराट कोहली फॉर्म में है, हाँ, मोहम्मद शमी फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, ऐसे ही ये भाई साहब भी फॉर्म में हैं। पर अभी थोड़ी फॉर्म 1-2 बारी से 10-10 नंबर के आ रहे हैं। तो 10 नंबर का हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है लगभग। इससे कम तो नहीं देखने को मिल रहा और सोर्सेज़ ऑफ लॉ कह सकते हो 4 से 5 मार्क्स और कभी-कभी ये भाई सिक्सर मार देता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये सिक्सर मार देता है। इसी के क्वेश्चन्स अभी फटाफट से शुरू करने वाले हैं। सिक्सर मारता है तो ये 13 मार्क्स का भी देखने को मिला, 17 मार्क्स का भी देखने को मिला। ओह! ठीक है, बहुत बढ़िया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10 नंबर की एवरेज दे रहा हूँ। आने को ये पेपर में 13 का भी आया है, 17 का भी आया है, 18 का भी आया है और 21 मार्क्स का भी पेपर में आया है। तो मैं तो लीस्ट वाला पकड़ के चल रहा हूँ। सर 9 मार्क्स मैंने इधर ले लिए और 4 इधर ले लिए। तुम लोग देख लो फटाफट से कितने टाइम में कितने नंबर कवर कर रहे हो मेरे साथ। चलो, अब चलते हैं सर एक-एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान रखना आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मित्रों बहुत बढ़िया तरीके से ना भी आता हो तो खोपड़ी चलाना बताऊँगा, जब क्वेश्चन नहीं आता तो खोपड़ी कैसे चलानी है। सर नहीं आता तो भी हाँ, अब देखो यहाँ पर सर देखो क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारे भारत देश की बात हो रही है। हम लोगों ने देखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ओके, कह रहा है सर और दूसरी साइड पर हमारे को देखने को मिलते हैं कुछ यूनिटरी फीचर्स। जैसे हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। कह रहा है सर तो कुछ फीचर्स आपके पास हैं फेडरल और कुछ फीचर्स आपके पास हैं यूनिटरी। अब मुझे ये बताओ कि भारत देश में किस तरीके की सरकार है, किस तरीके का हमारा सिस्टम है? सर फेडरल है, यूनिटरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है या दोनों में से एक भी नहीं है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ऊपर देखा ना कॉम्बिनेशन है दोनों का। नहीं मेरे दोस्त, आंसर इज़ फेडरल। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे और दे आएँगे 2 नंबर। ऐसे एज होगा और विकेट के पीछे केएल राहुल कैच करने को तैयार। ओह! ऐसा क्या? बॉल हल्की-सी घूमेगी और तुम लोग ये लिख कर आ जाओगे और यही गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, सर 1 मिनट, आंसर में कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। आपने टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो छोटा-छोटा बताता चलूँगा इसी तरीके से। कह रहा सर अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। कह रहा भारत देश के अंदर आपको बहुत सारे राइट्स मिले हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यस। पर इनमें से एक राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सब सिटीज़न को मिले हैं, बट इनमें से एक कौन-सा ऐसा राइट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते हमने कर दिया डिलीट, हमने कर दिया रिमूव? जी हाँ, अब वो कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और कौन-सा वो राइट रिमूव हो गया? कह रहा है सर राइट टू एजुकेशनल
एजुकेशन, पढ़ने का राइट 8 to 14 ईयर्स हमने पर देखा हुआ है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऐसा भी कुछ सुना हुआ है सर, अभी अभी पढ़ा है। राइट टू इक्वालिटी, ये भी पढ़ा है सर। राइट टू प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है फिर? मतलब अगर राइट टू प्रॉपर्टी है तो सरकार मेरे को प्रॉपर्टी देगी भाई, मैं तो 50 करोड़ से नीचे वाली पे हाँ नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा मुझे दुबई में पेंट हाउस दिलवा दो। शक्ल देखी है आपने अपनी? सरकार ने कहा भाई प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं, और सरकार ने इस प्रॉपर्टी वाले पार्ट को कर दिया डिलीट डिलीट डिलीट। ओ सर ऐसा क्या? जी हाँ, इसी पार्ट को पहले ये हमारा एक राइट हुआ करता था, पर अब ये एज ऑफ नाउ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। आप पैदा हो सर, लीगल राइट जरूर है, आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी, उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो, वहां घर बनाओ, वहां सर आप अपना कोचिंग सेंटर बनाओ, वहां पे सर समोसे बेचो, सब चलेगा सर, सब चलेगा। पर किसी भी तरीके से सरकार कह रही है कि मैं तुम्हारे को घर खरीद के नहीं दूंगी बस। ना ना ना, जैसे मैंने तुम्हारे को भाई बोल दिया कि आपको राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, कह रहा पर सरकार कह रही है ना हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुम लोगों को फटाफट मकान दे दें। कह रहा नहीं, ये आपका लीगल राइट जरूर है, बट ये पहले था, बाद में इसे हटा दिया गया। कह रहा सर अब आगे चलता हूं। कह रहा दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है चंगू और एक का नाम है मंगू। और भाई चंगू मंगू की हाल? कह रहा दो बंदे हैं। चंगू एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन वर्किंग इन टॉप एमएनसी, और 2 करोड़ रुपए का उसका एनुअल पैकेज है। कितना सर? 2 करोड़ रुपए का। और इधर से आता है मंगू। मंगू पिछले 2 साल से खाली भटक रहा है, फुकरे मूवी के हीरो की तरह। अब दोनों के दोनों ने क्या करा, जो हमारे गब्बर सर हैं, गब्बर सर को जानते हो, एक नंबर, अभी आएंगे अकाउंट्स पढ़ाएंगे, गब्बर सर के साथ केस हो गया भाई। गब्बर सर तो गब्बर सर है, गब्बर सर ने धुन दिया दोनों को। कह रहा अब एक बात बताओ सर, कानून की नजरों में, इन द आईज ऑफ लॉ, गब्बर सर हो चाहे चंगू हो चाहे मंगू हो, सब बराबर हैं? मैंने कहा हाँ, हमने देखा है कानून की नजरों पे काली पट्टी बंदी होती है सर। हाँ काली पट्टी बंदी बांधू मैं, बांधू, काली पट्टी बंदी होती है। तो कानून कह रहा है मेरे लिए सब बराबर है, ऐसा कहां लिखा है सर? ऐसा कहां लिखा है? हाँ ऐसा कहां लिखा है, ये बता दो सर। सर अब ये बच्चे को मुश्किल हो जाता है याद करना। बच्चा कहेगा सर पता नहीं कहां लिखा था, मैंने तो पढ़ा था, मैं तो भूल गया। ओ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके शुरू करते हैं। कह रहा सर देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है पहले तो। हाँ, इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ। कह रहा है बिल्कुल सर। कह रहा बस सेक्शन आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन की बात करता है। प्रोहिबिशन किस तरीके से? कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात हम लोग यहां पर करते हैं कि भाई किसी को भी आप चेहरे पर, जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया तुमने दाढ़ी कटवा दी, भगो यहां से, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पर किसी भी तरीके का पंगा नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी तो ये बात आती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, जी हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए सर, ये बात होती है। ओके, अब सर फिर तो आर्टिकल 19 नहीं 14, आर्टिकल 14 ये बात करता है। कह रहा सर अच्छा, सबसे पहले जब आपने फ्रीडम के बारे में पढ़ा होगा तो यही आपने पढ़ा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कह रहा है सर कोई भी हो सामने, सामने गब्बर सर हो या चाहे खुद ही गब्बर हो, सांबा हो या फिर बसंती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप लॉ के सामने सभी बराबर हैं। लॉ कहता है मेरी नजरों में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए सबके सब बराबर हो गए। मैंने कहा ओ ऐसा क्या? आगे चलते हैं। कह रहा हमने देखा कि भाई पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में पता चला कि वुमेन को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी है। हाँ, तो कह रहे सर क्या ये वायलेट करता है आर्टिकल नंबर 14 को? यहां पे वो कहना चाह रहा है राइट टू इक्वालिटी। अब भाई यहां पर सीधी सी बात है भाई, मेरे यहां पर पंजाब में तो लेडीज को 2,000 रुपए महीना मिल रहा है, बेरोजगार लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मैं वहां पे खड़ा हो जाऊं, मैं कहा मेरे को भी पैसे दो, 2,000 रुपए महीना मैं भी लूंगा। कह रहा सर वो तो मतलब ऐसा हो सकता है क्या? सरकार ने कहा चलो हम अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसे देंगे, ठीक है, या हम वुमेन को पैसे देंगे, या हम सीनियर सिटीजन्स को पैसे दे रहे हैं भाई। यार सर ये सब चीजें अगर हो रही हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये बोल दूं भाई मैं भी तो बराबर हूं, हम सब बराबर हैं, मुझे भी पैसे दो, 2,000 रुपए महीना, यार ये क्या बात हुई? तुम लेडीज को पैसे दे रहे हो खाली हैं? तो सर एक बात बताओ,
ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बहुत बढ़िया लिखे हैं मैंने। सर यस ये वायलेशन है, सर नो सर ये वायलेशन नहीं है, सर ऑडियंस पोल हो जाए या ये एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाए। मैं यहां पर पहले ही बता देता हूं, मैंने बोला था केबीसी जैसा है, पर केबीसी है नहीं, और पेपर में ये दो ऑप्शन तो कतई नहीं मिलने वाले हैं भाई। कहीं तुम लोग सोचो सर ऑडियंस पोल हो जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाए, तो यहां पर आप इसे ट्रू फॉल्स भी समझ सकते हो और यस और नो भी समझ सकते हो। जैसे यहां पर दो ऑप्शंस आपको ऐसे दिखे जो स्ट्रेट अवे आपको पता है आंसर नहीं है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आपको पता है भाई ये दो तो आंसर नहीं है, इनको साइड पे कर दो, बचे हुए दो में से हैं। अब या तो यस होगा या नो होगा, और थोड़ा सा अगर मैं अपना प्रैक्टिकल तरीके से दिमाग लगाऊं तो मुझे पता चल जाएगा मित्रों कि स्ट्रेट अवे ये आंसर नहीं है। ऐसा तो बहुत जगह होता है ना। तो डज इट वायलेट? नो, इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ वायलेशन टू आर्टिकल नंबर 14। इट स्टैंड्स कि भाई सबके सब बराबर है। आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 आप ये सारी चीजें ही पढ़ते हो राइट टू इक्वालिटी को लेकर। सबसे पहले मैं जानता हूं भाई आपने राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेशन की बातें सुनी होंगी, आर्टिकल नंबर 15 पे आप गए होंगे, देन अब उसके बाद इक्वालिटी की बातें आपने करी होंगी। हाँ ये सब हमने पढ़ा है सर, बस ठीक है। अगर वो 14 टू 18 भी लिख देगा तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगली बात पे आता हूं सर, अगले फंडे पर आता हूं। क्या अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट से उल्टा चल रहा है, मतलब जिसकी लड़ाई हो गई फंडामेंटल राइट से कि आजा लड़ ले, है ना, ऐसा कुछ है, तो कह रहा सर दोनों उल्टी बात कर रहे हैं। एक कह रहा है राइट चलो, एक कह रहा है लेफ्ट चलो, एक कह रहा है आज छुट्टी करते हैं आराम करते हैं, एक कहता है पढ़ ले बेटा मौका है, प्यार व्यार सब धोखा है। एक कोई ऐसी बात कर रहा है। इनकंसिस्टेंसी अगर हो जाती है तो क्या करने वाले हैं सर? इनकंसिस्टेंसी अगर हो जाएगी तो क्या होगा? वॉइड होगा, इलीगल होगा, वॉइडेबल होगा, या जितना इलीगल है सिर्फ उतना ही वॉइड होगा। सर एक चीज बताऊं, आंसर आपको पता है, आंसर तो सब पता है सर हमारे को, है आंसर सब पता है हमारे को, आपको सब आता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो बस। सर वॉइड होगा तो सारे का सारा वॉइड हो जाएगा, हाँ, और अगर इलीगल होगा तो सारा इलीगल हो जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, एक एप्पल लेके आ जाओ, तुम्हारे घर में जो भी रखा होगा जितना खराब है उतने को साइड पे कर दो बस। ऐसा क्या, जितना खराब है उतने को साइड पे कर दो। अगर घर में कोई भी फ्रूट खराब निकलता है तो आप ऐसा नहीं करते कि सारा फेंक दो, भाई इतने अमीर तो अपन नहीं है, मम्मी घर से बाहर निकाल देगी। हाँ तो अपन क्या करते हैं, जितना खराब है उसको साइड पे कर देते हैं। तो इट इज वॉइड अप टू द एक्सटेंट ऑफ इलीगैलिटी। अब क्वेश्चन बहुत बार लिंक हो जाता है, लिंक हो जाता है जैसे आधार कार्ड से पैन कार्ड इसी तरीके से क्वेश्चन लिंक हो जाता है। आधार कार्ड पैन कार्ड भी तो सारा टॉपिक होगा कोई, है, बट ये वॉइड हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ इलीगैलिटी। अब एग्जामिनर बना तेज तरार आदमी, पर उसको ये नहीं पता था तुम लोग कहां पर हो। देखो अब अगर मैं यहां पर बताता हूं, उसने बोला कि सर आपने यहां पर जो भी आंसर दिया एबीसीडी में से, अब ये आंसर किस बेसिस पर आया ये बता दो। वेवर, वेवर में क्या होता है, छोड़ दिया सब माफ कर। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बताया होगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ओवरलैपिंग हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी मतलब स्ट्रेट अवे जितना खराब है उतना जाने दो सर, है ना। तो देखो आंसर कैसे निकाला, कह रहा है सर सीवरेबिलिटी ही इसका जवाब है। सर वेवर, वेवर आपने दो बार लिख दिया, मैंने ही रिपीट करवाया है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां से मेरा कहने का मतलब है बहुत बार दो मिलते जुलते ऑप्शंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर। यहां पर वेवर नहीं लिखा तो वो सीवरेबिलिटी लिख देगा, सीवरेबिलिटी नहीं लिखा तो एक्लिप्स लिख देगा, और एक आधी बार तो कभी ऐसा होगा जब यहां पर लिख देगा फंडामेंटल राइट। तो एक आप बहुत आसानी से, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप पहचान पाओगे कि भाई ये तो आंसर कतई नहीं है। ओके तो द आंसर ओवर हियर इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, जहां पर वी विल सेपरेट द इनकंसिस्टेंट पार्ट, सेपरेट द इनकंसिस्टेंसी की हम लोग बात। ठीक है भाई, फटाफट से चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। क्या सर अब हमने सुना है एक ईडब्ल्यूएस कोटा आया है बाजार में नया नया। हाँ सर ये ऐसा मतलब तो करंट की न्यूज है, करंट की कहाँ है यार, ये तो पुरानी है। अभी तो लेटेस्ट में सलमान खान का केस डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ऐसा क्या, क्या बात कर रहे हो यार। अब हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने कोटा बनाया, और सरकार ने बोला जब भी सरकारी नौकरी की बात आएगी तो भाई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के चलते हम लोग इन्हें भी रिजर्वेशन देंगे। ओह, तो क्या ये वायलेशन है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्या ईडब्ल्यूएस कोटा, आपने किसी को बोल दिया भाई इसके पास पैसे कम है इसको रिजर्वेशन दे दो, यार पैसे तो मेरे पास भी कम है भाई,
गरीब तो सारे हैं। मेरे पास तो एक भिखारी आया, कह रहा भैया दे दो, गरीब कुछ खा लेगा। मैंने कहा गरीब तो मैं भी हूं, तू मुझे खिला दे पहले, है ना? तो बात क्या है यहाँ पर, क्या ये वायलेट करता है? नहीं सर। Does this reservation contradict the right to equality in public employment? No sir, no, it is false. सर अब कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चे को कि नन ऑफ दीज आंसर है क्या, मैं वो लगा दूं? नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। अगर पेपर में ऑल ऑफ द अबव आपको दिखता है तो मित्रों उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नन ऑफ दीज। ऐसा क्या, आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि कैसे नन ऑफ दीज जो है उसके चांसेस हाई हो जाते हैं। देखो अभी क्या हुआ ना, अपन ने पीडब्ल्यू के ऑफिस में भाई साहब दिवाली सेलिब्रेट करी, जो हम लोग नाचे, मजा आ गया। दिवाली पार्टी हमारे पीडब्ल्यू के ऑफिस में हुई। कह रहा ओके। अब भाई इतने में क्या होता है कि एकदम आपको अभी मेरे बाद नवनी मैम का सेशन है, नवनी मैम कहती है सर हमारे मेरे घर पे भी एक पार्टी हो। राम सर कहते हैं मैडम वो गाना चलाएंगे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जसमीत सर और मैं तो हमेशा रेडी रहते। कह रहा अब बात क्या है, पार्टी की बात हुई, हम तो रेडी, हम तो भाई भंगड़ा जब मर्जी कराओ। अब इतने में क्या होता है कि जैसी पार्टी वहां पर हुई, क्या हम लोग पार्टी अपने घर पे कर सकते हैं? अभी बताओ इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, तुम लोग पार्टी करोगे कि नहीं? सर करेंगे सर, बिंदास करेंगे। कर सकते हैं क्या ऐसे? शोर शराबा नहीं हो जाएगा? सर कर सकते हैं। कैन वी डू सेम काइंड ऑफ पार्टीज एट आवर प्लेसेस एज वेल? इफ यस, क्या आपका जवाब हाँ है तो बताओ कैसे कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, फिर से मूवमेंट, फिर से रेजिडेंस। सर 2 बार लिखा आपने मूवमेंट, हाँ चेक करने के लिए कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो कहीं पे, हमारे को चेक करने के लिए। यस कहाँ यार, एसोसिएशन लिखा है। एसोसिएशन मतलब आप, मैं और मेरा दोस्त जुगनू। जुगनू किधर गया यार? जुगनू किधर गया? दिवाली की छुट्टियां हैं, घूमने गया होगा। तो कह रहा सर एक बात बताओ, अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो इनमें से वो कौन सा राइट है जिसके चलते हम लोग दिवाली पार्टी कर सकते हैं? ये चीजें जो छोटी छोटी हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखने के लिए है। यार देखो अब एक बात बताओ सर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस? जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई बहुत सारे हम लोगों ने क्या किया, मैंने और मेरा एक दोस्त है छोटा भीम, आप लोग जानते हैं या नहीं पता नहीं। मेरा एक दोस्त है छोटा भीम, हम लोगों ने कहा यार यहाँ से सब छोड़ छाड़ के गोवा चलेंगे रहने, गोवा से ही बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं पे बीच पे सेटअप लगाएंगे, पीछे बीच आराम से वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा क्या सर, क्या मैं गोवा रहने जा सकता हूँ? हाँ, कोई मना करता है सर? नहीं करता। तो ये बताओ जब हम पार्टी करते हैं, जब हम कहते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वो गाना कैसे चलता है? कह रहे सर राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप असेंबल हो सकते हो, आप मजे कर सकते हो सर, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। यार दुनिया जहान के यूट्यूबर मैंने देखे, कभी गाड़ी उठाई लद्दाख चले जाते हैं घूमने। कैसे कैसे? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर ध्यान रखना, आप कहते हो मैं तो गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैंने कहा कहां जा रहे हो? आप कह रहे हो मैं यार लड़ाई हो रही है कहीं पे, लड़ाई देख के आता हूं मैं। ओ मैं गाड़ी लेके चाइना जाता हूं सर। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके कह रहे सर अच्छा आप बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो जैसे शादी में गोली वोली चल जाती है, अभी इतनी बात नहीं करनी भाई, मैंने भाई इतनी बात नहीं करनी है, अभी रिवीजन चल रही है। कह रहे अब टाइगर क्या है? टाइगर है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर। यहाँ थोड़ी सी फेंकूं, यहाँ पे थोड़ी सी फेंक देता हूँ, मान लेना मेरी बात, थोड़ी सी फेंक देता हूँ। कह रहा अब हिज फ्रेंड, अब उसकी फ्रेंड आलिया भट्ट, आलिया भट्ट भी चाहती है कि वो भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर बने। आलिया भट्ट ने कहा वाह यार क्या बात है दिव्या मिगलानी सर, एकदम मजा आता है, मतलब आपको देख लो तो मजा ही आ जाता है। मेरे को भी सेक्रेटेरियल ऑडिट बनना है, ऑडिटर बनना है, मेरे को भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मेरे को भी बनाओ। मैंने कहा अच्छा। कह रही राइट टू इक्वालिटी, आप काम कर रहे हो, कल से अपन भी कर लेंगे। कह रही क्या करूं बताओ? मैंने कहा सबसे पहले सीएस वाला ज्वाइन कर भाई, पढ़ाई कर, बढ़िया एजुकेशन कम रेट पर सर, है ना? तो अब मैंने कहा सीएस वाला कह रही ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे तो मैं भी, जैसे भारत देश में हर एक इंसान के घर में कई डॉक्टर हैं, हाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं सर। अभी मैं बोल दूं अपने घर में जाके कि मेरे को गले में खांसी हो रही है, कोई ना कोई दवाई बता देंगे अपने पास से। हाँ, सबके घर में डॉक्टर हैं। पर क्या क्लिनिक खोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर दैट मीन्स स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। तो आलिया भट्ट बनना जरूर चाहती है, वो भी इंस्पेक्ट करना चाहती है बहुत सारे एस्पेक्ट कर, पर क्या आलिया भट्ट अभी से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है? कह रहे सर नहीं, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा सर, सीएसडब्ल्यूटी पास करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पास करना पड़ेगा, प्री टेस्ट की बात है, ओडीओपी की बात है, फाइनल की बात है, ट्रेनिंग की बात है, ये सब करके बनता है कंपनी सेक्रेटरी मित्रों। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हल्के में ले रहे हो? कह रहा नहीं सर, ऐसे तो आपको 2-4 दवाइयों का पता चल जाएगा, आप क्लिनिक खोल दोगे अपना। हाँ
अब देखो आपके एक दोस्त हैं, अभी आपको पढ़ाने आएंगे, हमारे बहुत बढ़िया दोस्त जिनका नाम है राम केसवानी, इनकम टैक्स भी है जिनकी दीवानी। कह रहे तो राम केसवानी सर ने क्या करा, एक दिन बाइक चला रहे थे वो। अब जैसे बाइक चलाते हैं बहुत बार बिना हेलमेट के, राम केसवानी सर का अभी बाल कटवाए हैं बढ़िया एकदम, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। अब इतने में उनको इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर कौन है? चुलबुल पांडे, रॉबिन हुड पांडे। चुलबुल पांडे ने पकड़ लिया और ये बोला लाल बत्ती पे रुक जाओ तुम, फाइन लगेगा तुम्हारे। 2 बार फाइन लग गया सेम ऑफेंस के लिए। राम सर ने कहा ओ भाई ऐसा नहीं हो सकता। यार राम सर बोला अभी तुम यहां से गए थे, फिर मैं आगे गए, थोड़ा सा आगे गए, चलो फाइन लग गया, थोड़ा आगे गए, फिर पकड़ लिया चुलबुल पांडे ने। कह रहा भाई फाइन लगेगा। कह रहा भाई अभी तो चालान कटा है मेरा, अभी तो चालान कटा है यार, एक ही ऑफेंस के लिए कितनी बार फाइन भरूंगा मैं? कह रहा डबल फाइन लगेगा राम सर आप पे। कह रहा ये जो तुम गाना सुनाते हो ना, गाना सुनाओ। राम सर को गाना याद नहीं यार, डबल फाइन। तो क्या एक सिंगल ऑफेंस के लिए डबल पेनल्टी हो सकती है? कैन देयर बी डबल पेनल्टी? आपने एक बार रेड लाइट जंप करी तो एक बार ही पेनल्टी लगेगी, दूसरी बार जंप करोगे तो सर दूसरी बार की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, आप ओवर स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, चालान कटेगा। अगर आपने फिर भी नहीं माने, आप कह रहे अरे छड़ परे, छड़ पर 140 पर गाड़ी, तो स्पीड दोबारा होगा तो दोबारा कटेगा। एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। एक बार बैंक लूटने पर एक बार की ही सजा होगी, 2 बार की नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं सर। तो इसे कहते हैं हम लोग डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। राम सर ने फोन मिलाया मेरे को, हाथ के हाथ मैंने उनको बता दिया। कह रहा ओके ठीक है। कह रहा सर अब एक और चीज सर, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 20 में, कि कोई भी इंसान के ऊपर किसी भी तरीके से हम उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर उसने वायलेशन करी है तो ही मैं उसको चार्ज करूंगा, ऐसा नहीं कि भाई गया और घर से उठा के ले आया, आजा भाई। ठीक है, कह रहा ओके। कह रहा पेनल्टी भी जितनी मेंशन्ड है उससे ज्यादा फाइन नहीं लगाया जा सकता। अगर कहीं पर 1000 रुपए का फाइन है तो ऐसा नहीं होगा 5000 का फाइन लगा देगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जियोपार्डी, एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। ओके, ऐसे ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन और रिट पिटिशंस तो तब के लिए होती हैं जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स को आप यूज नहीं कर पाते। अब एक बंदा है हमारे पास राधे डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। ठीक है, राधे डॉन एक दुकान में जाना चाहता था, क्योंकि भाई बदमाश है और गब्बर सर के साथ जिम भी जाता है। अब ये एक दुकान में जाना चाहता था, बट भाई उन्होंने कहा कि भाई राधे डॉन जो है ना, वो थोड़ा सा कलर के चलते उसको एंटर नहीं दिया, आने नहीं दिया अंदर, कि भाई राधे डॉन तुम दाढ़ी रखते हो, दाढ़ी वाले बंदे नहीं आने देंगे, या तुम बहुत गोरे हो। राधे डॉन इतना गोरा है जितना हैप्पीडेंट की च्युइंगम आते जितने गोरे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लाइट पड़ती है, इतना तेज फिल्टर है राधे डॉन। यार अब उसके फेस कलर के चलते उसको मना कर दिया गया। अब राधे डॉन तो राधे डॉन है, राधे डॉन ने लड़ाई कर ली शॉप के मालिक के अंदर के साथ और मारा उसको बहुत। अब एक बात बताओ सर, क्या आपके पास ऐसा कोई राइट है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को रेस यानी कि फेस कलर के चलते, प्लेस ऑफ बर्थ के चलते, ठीक है, या तो फिर मैं कहूं कि भाई उसके जेंडर के बेसिस पर, या तो फिर कास्ट के बेसिस पर आप मना कर सकते हो कि भाई तुम यहां अंदर नहीं आओगे? आप मना कर सकते हो ऐसे किसी को? नहीं। कोई मेरे को बोल सकता है क्योंकि आप मिगलानी हो हम तो नहीं आने देंगे आपको अंदर। मैं क्या ऐसे कैसे नहीं आने देगा यार? कैन अ पर्सन बी डिनाइड फ्रॉम एंटरिंग एनी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट? इसका मतलब ये नहीं है वो कह रहा हाउसफुल है, आप कह रहे हो मेरे को तो देखनी है फिल्म, वो कह रहा भाई साहब बंद हो गया हमारा रेस्टोरेंट, खोल, मेरे पास राइट है। कह रहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 आपको स्ट्रेट अवे कहता है किसी भी तरीके की कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा सर देयर शुड नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। कह रहा अब स्टेट जो है बहुत बार स्पेशल प्रोविजंस बना देती है। कहां? सर कोटा बना दिया जाता है। ओके सर, हमारे कोर्सेज में बिल्कुल भी ये काम नहीं करता। फीस के लिए जरूर हो सकता है काम करे। कह रहा सर अब ओबीसी या मैं कहता हूं एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर वहां पर कोटा बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को कम नंबर पर एडमिशन मिल रहा है, तो क्या ये वायलेशन है? नहीं सर, नहीं। आर्टिकल नंबर 15
सब आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखा है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट, इन लोगों के एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम आया, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि ये आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं सर। कह रहा देखो, कह रहा अब एक और चीज, अगर मैं अब सीधी बात है, राम मंदिर बनने वाला है, छोटा भीम, कालिया, चुटकी और संजय दत्त, संजय दत्त, हाँ संजय दत्त, इन सब ने कहा भाई हम अयोध्या जाएंगे दिवाली वेकेशंस के लिए। तो क्या ये दिवाली वेकेशंस पे घूमने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर। कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? आपको कोई मना नहीं करता, क्यों भाई? ठीक है सर, भाई अब इनकी मर्जी है, बस से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, सर ये सब जाते हैं घूमने, छोटा भीम, कालिया, हाँ आएंगे क्लास में, देख लेना तुम लोग। अब ये जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, ये तो बिजनेस करने के लिए है। असेंबली, इकट्ठा होना, नहीं नहीं नहीं। रेजिडेंस नहीं, मूवमेंट है। मूवमेंट क्यों? क्योंकि घूमने जा रहे हैं, आप मूव कर सकते हो, आप वेकेशंस पे घूमने जाते हो, बस वही तो चीजें हैं। इट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सर एक जगह पर बढ़िया तरीके से सारे फ्रीडम्स को, सारी राइट्स को लिख लो, और राइट टू मूवमेंट के अंदर स्ट्रेट अवे आपको बताया जाता है, यू हैव राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यार ठीक है, ठीक है, बट ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है तुम बोलो यार मेरे को यूएस भेज दो, मेरे को क्या, वहां वीजा लगते हैं भाई, वहां वीजा लगते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यार अब राइट टू प्राइवेसी जो है, सर राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है यार, इस पे बात करना शुरू करूं 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हर एक जगह पर राइट टू प्राइवेसी आ रहा है। आप कहोगे भाई आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इट्स माय राइट टू प्राइवेसी। अब ये राइट टू प्राइवेसी कौन से राइट के अंडर आ रहा है, ये बता दो चलो। सर राइट टू प्राइवेसी कौन से राइट के अंडर आता है? आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। राइट अगेंस्ट डबल जीओ पार्टी। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये है इसका जवाब। हालांकि ये इंटरफेयर हर एक राइट के अंदर करता है, पर यहां पर स्ट्रेट अवे इट विल वर्क ओनली। जवाब ये होगा, जैसे फीचर्स हमारे पास दोनों हैं, फेडरल भी है, यूनिटरी है, पर आंसर में फेडरल लिखना। कह रहा आर्टिकल नंबर 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भारत देश में जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में काम नहीं करते। तो भाई अगर भारत देश में ऐसा कहा गया कि जीएसटी लेकर आएंगे, तो जीएसटी के लिए लॉ बनाया जाता है, इनकम टैक्स के लिए लॉ बनाया जाता है। हाँ, अब इन बच्चों को हम काम करने से मना कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते भी हैं कि लिखा होता है 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इफ एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज वर्किंग इन एनी प्रेमाइस। ओ, तो कह रहे सर अब क्या करें? अब ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं सर, ये कौन से, अब देखो आपने कहा जीएसटी पे लगाएंगे, तो जीएसटी के लिए जीएसटी का एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स का एक्ट बनाया गया, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? सर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट, हाँ, माइंस एक्ट, हाँ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बच्चा क्या करेगा अभी? फटाफट से बच्चा फटाफट से भागेगा और देखेगा, कह रहा सर हो गया काम। मैंने कहा कैसे हो गया? कह रहा सर ये रहा डी आंसर। ये मैं चाहता था तुम लोग यही यही गलती कर, मुझे पता था। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, और सर पागल लगते हो आप कभी कभी हैं, पर हम ऐसे नहीं है सर, ठीक है। सास भी कभी बहू थी और टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे पता है सारे बच्चे यही जवाब लगा देंगे। ऐसा क्या, ये सारे ही आंसर्स हैं। अगर मैं ई आपको एक ऑप्शन दे दूं, ऑल ऑफ द अबव, सर ये तो आप ट्रिक खेल रहे हो ना यार, ये तो आप ट्रिक खेल रहे हो। बेटा देखो सिंपल सी बात है, चारों आंसर हैं, अगर आपको क्लियर है तो आपके माइंड में है ये चीज कि चारों आंसर्स हैं। यहां तो मैं ट्रिक खेल सकता हूं, पेपर में तो क्लैरिटी मिलेगी ना, वहां तो मैं साथ नहीं चलूंगा। ये बच्चा मेरे को कहता सर आप साथ ही चल लो पेपर देने, मैं कहा वाह जी वाह, साथ ही चल लो पेपर देने सर। एक लीगल मैक्सिम आया, उबी जूस इबी रेमेडिया। क्या? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसका असलियत में मतलब क्या है? उबी जूस इबी रेमेडियम का फैक्टम प्रोबंधस, ये तो सर खुद भी वो आ गया कोई एक्शन, सर ये तो खुद ही लेटेंट टर्म्स आ गई। हाँ, तो स्ट्रेट अवे पता चल गया। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सेब का मतलब क्या है, सेब का मतलब केला है जी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। व्हाट डज इट मीन बाय एप्पल? आप डिक्शनरी में चेंज करते हो जब मतलब पूछता है कोई भी आपसे, आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई एप्पल का मतलब, आप बोलोगे सेब,
सक्सेस का मतलब CS वाला है ना। आप क्या कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कर दे के हिंदी बता देते हो उसकी। ओह, प्रोनाउंसिएशन कर देते हो, सॉरी, आप ट्रांसलेट कर देते हो, प्रोनाउंसिएशन नहीं, ट्रांसलेट कर देते हो कह रहा। तो ओबिजिस इबरी मीडियम का मतलब होगा या तो वॉइड एब इनिशियो, ये भी नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है सर देयर इज ओनली अ सिंगल अंग्रेजी टर्म है, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ओके, कह रहा सर अब लेकर चलता हूं थोड़ा सा और आगे। कह रहा बहुत बार क्या होता है, एक पॉलिसी बनाई जाती है टू एंश्योर कि जैसे बहुत सारे सिटीजन हैं, हमारे पास विराट कोहली है, हमारे पास नवनी भारतीय मैम है, सर नवनी भारतीय मैम, हाँ AIR 1 है भाई, टीचर है तुम्हारे हैं, हाँ हाँ टीचर, तुम AIR 1 बताओ। कह रहे सबको बराबर का राइट मिलेगा सर, सबको बराबर का राइट मिलेगा, सबको बराबर की लाइवलीहुड मिलेगी। अब चाहे भाई हमारे मैडम हो या तो फिर विराट कोहली है, सब बराबर हैं। इसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, वो पॉलिसी कौन बनाता है? आओ देखो यहां भी गड़बड़ है, कोर्ट बनाता है। सर नहीं, कोर्ट तो जुडिशरी हो गया ना, कोर्ट पे तो लड़ाई झगड़े आएंगे तो सॉल्व होंगे, शाबाश। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या स्टेट? थोड़ा सा मतलब पॉज करके अपना, अच्छा चलो ठीक है, रिकॉर्डेड है तो फायदा भी है। कह रहा सर यहां पर आपने अपना दिमाग फटाफट से दौड़ा लो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। सर यहां पर हमारा आंसर होगा सर लेजिस्लेचर, गलत, स्टेट। मैं तो चाहता था तुम लोग लेजिस्लेचर लिखो, ऐसा क्या? हाँ हाँ हाँ। कह रहा ठीक है सर, अब लेकर चलता हूं थोड़ा सा और आगे। हमने बहुत सारी जगहों पे पब्लिक मॉन्यूमेंट्स पे ऐसा लिखा हुआ देखा है कि भाई समीर लव्स आयशा, ऐसा करके कोई भी समीर ने कोई नाम लिख दिया। राजू लव्स बाबू राव, ऐसे राजू लिख देते हैं, ऐसे लव बना दिया और ऐसे बाबू राव लिख दिया। अब हमारे गब्बर सर को ऐसे ही बसंती पसंद थी, उन्होंने वहां पर ऐसा लिख दिया। तो क्या ये लिखा जा सकता है? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा यहाँ तो गब्बर है, सॉरी हमारे गब्बर सर नहीं है भाई, हमारे गब्बर सर ऐसा काम नहीं करते। जैसे वो आपने शोले अगर देखी हो, है ना, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो ये गब्बर है और ये बसंती है। इनका नाम वहां अगर लिख दिया, किसी भी पब्लिक मॉन्यूमेंट पर नाम जाकर लिख दोगे, तो कह रहा भाई ये आपकी पब्लिक ड्यूटी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है सर। आर्टिकल नंबर 51A, जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1976 आई और आकर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे को दी कि ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। इसलिए देखा ना आपने, जैसे ही हम देखते हैं नेशनल एंथम, हम लोग खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यस, हमारे नोबल आइडियल्स की, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई है, साथ ही साथ हमारी सॉवरेनिटी, हमारे देश को अगर कभी भी जरूरत पड़ जाएगी भाई, कभी पंगा हो जाए, हम चलेंगे लड़, टू डिफेंड आवर कंट्री। जैसे इजराइल में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ के दूसरे देशों में अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, ये आपकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। ओ ऐसा क्या? हाँ। क्या सर, अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर ये आता है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू टेक केयर ऑफ पब्लिक मॉन्यूमेंट्स। तो ये क्या है? दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी सर। राइट्स तो अलग हैं, ड्यूटी वो है जो करनी ही करनी है। कह रहा सर किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन मतलब किसके पास, जो सरकारी जितने बिजनेस है। अब भाई मैं कहता हूं अदानी कंपनी में करोड़ों रुपया लगा हुआ है LIC का। ये सारे बिजनेस का सर LIC कैसे पैसे लगा सकता है? LIC कोई इंसान थोड़ी है आपकी मेरी तरह, LIC को हमने देखा थोड़ी है आपकी तरह। ये तो ये सरकारी पैसा किसके कहने पर लगता है? या मैं कहता हूं कि भाई और एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या कोई और जुडिशियल पावर्स अंडर आर्टिकल 53, सारी पावर किसके पास है? मित्रों, ये सारे के सारे पावर मोदी साहब के पास तो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास नहीं हो सकती। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सर ये लग रहा है हमारे को, जो आपको लग रहा है वो आंसर नहीं है, आंसर प्रेसिडेंट है। ऐसा क्या सर? हाँ, मैं तो, मुझे पता है तुम लोग क्या करोगे, मुझे साफ साफ पता है तुम लोग क्या करने वाले। जिसको नहीं आता होता वही क्लैरिटी देने के लिए ये रैपिड रिवीजन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंप्लीट यूनियन इज वेस्टेड विद आवर प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम। ओ ठीक है, शी इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इटसेल्फ। कह रहा आगे चलते हैं सर। कह रहा अगर एक लॉ की मैं बात करूं, योगी बाबा ने लॉ बना दिया, वो सेम लॉ दिल्ली में नहीं काम करता, कैसे?
कैसे, क्यों नहीं काम करता जी? आपने कोई लॉ बना दिया पंजाब में, वो दिल्ली में काम क्यों नहीं करता? या आपने जम्मू कश्मीर में कोई लॉ बना दिया, वो तमिलनाडु में क्यों नहीं लगता? स्टेट के हिसाब से है सर। ओके, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास टू सेट ऑफ गवर्नमेंट है ना। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हैं, या हमारी पावर अलग अलग है। हमारी पावर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से है। क्या आंसर होगा? हमारे पास टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, हमारे पास फेडरल प्लस यूनिटरी फीचर्स दोनों हैं, जिसके चलते हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यहां पर होता है। कुछ पावर मोदी साहब के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दिल्ली में ऑड इवन लगने वाला था, ये पावर स्टेट के सीएम के पास है। ओ, कह रहा सर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, कि भाई हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अब कितना जीएसटी होगा कितना नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट का कोई रोल नहीं है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा भाई अपना तुम लोग देख लो कितना चाहिए कितना नहीं। टेरिटोरियल पावर्स ऑफ स्टेट, कह रहा सर आपका अपना एरिया है ना, आपकी आपके एरिया तक ही चलेगी, अपने एरिया के बाहर नहीं चलेगी आपकी। ओ ऐसा क्या? ठीक है, कह सर अब और आगे लेकर चलता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, पार्लियामेंट आता है, स्टेट आता है। कह रहा जब हम बहुत सारे लॉ बनाते हैं सर, तो बहुत सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। मैंने कहा, कह रहा हम कस्टम्स को फॉलो करते हैं, हम यूसेज ऑफ ट्रेड देखते हैं, पुराने लॉज को देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज तक को देखते हैं सर। हाँ, जैसे हमारी ट्रीटीज होती हैं। आपको पता है कोई भी लॉ अगर हम लोग बना रहे हैं, चाहे हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया हो, चाहे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया हो, चाहे हमने आरटीआई बनाया हो, कैसे भाई ये सारी कंट्रीज साथ में बैठती हैं और बैठकर कहती है आने वाले टाइम में इस चीज की जरूरत है। ट्रीटी साइन करते हैं, अपने अपने यहाँ जाकर काम कर लेते हैं। जैसे सारी मम्मियां शाम को पार्क जाती हैं, एक भाई मीटिंग होती है, किसी ने बताया कि गोवर्धन वाले दिन वो कड़ी चावल खाए जाते हैं, तो सबके घर में कड़ी चावल बने। ओह ऐसा क्या? तो हम जितने बड़े बड़े देश हैं साथ साथ में बैठते हैं, एक मीटिंग होती है जिसे इंटरनेशनल ट्रीटी कहते हैं, वो वहां से भाई अब डिस्कशन हुई और सबने अपने अपने कंट्री में जाकर लॉ बना ली। ओह ऐसा, जी हाँ। अब यहां पर हु इज एम्पावर्ड टू मेक सच लॉज, यहां पर किसके पास ये पावर आई है? हिंट दे दूं? हिंट दे दो सर, हिंट दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंट दे दूं? हिंट नहीं दूंगा, पेपर में थोड़ी चलूंगा तुम्हारे सामने। देखो, यहां पर आंसर है पार्लियामेंट। ये तीनों पार्लियामेंट के लिए तो काम करते हैं। पार्लियामेंट के लिए काम नहीं करते, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। ऑर्डर कहां से जाएगा? पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है। आगे चलता हूं सर, अगर मान लो हमारे पास लिस्ट है, आपको पता है हमारे पास यूनियन लिस्ट है, हमारे पास स्टेट लिस्ट है, और हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास ये अलग अलग लिस्ट हैं। अब अगर इन लिस्ट के बीच में कहीं पर लड़ाई हो जाती है, धुड़ुम धुड़ुम, हाँ, अब क्या करें सर? कंफ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट एंट्रीज इन डिफरेंट लिस्ट, अब क्या करेंगे सर बताओ? समझ नहीं आ रहा है, किसकी चलेगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट को लेकर आपने पढ़ा होगा, आपके पास एक पावर जिसमें चार बातें आती हैं: प्लेनरी पावर्स, प्लिथ एंड सब्सटेंस रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और कलरेबल लेजिस्लेशन। सर चारों टॉपिक इसके बीच में आते हैं। मैंने कहा हाँ, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है? तो कह रहे सर देखो एक एक करके देख लेते हैं। प्लेनरी पावर्स का मतलब क्या है सर? प्लेनरी प्लेनरी पावर्स का क्या मतलब है? कंप्लीट पावर। एग्जाम्पल आपने यहां पर देखा होगा कि अगर किसी को जीएसटी की पावर दी है, तो पावर ऑफ कलेक्शन भी उसके पास है और जीएसटी ना कलेक्ट करने की पावर भी उसके पास है। उसके बाद हम लोग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो यही है वो आपका आंसर, कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम दोनों को, जैसे आपके और आपके भाई की लड़ाई हो जाती है, क्या होती है? दोनों की बात सुनी जाती है और दोनों की बात को मनवाने की कोशिश की जाती है। शादी थोड़ी है सर सिर्फ उसकी चलेगी, है ना? दोनों दोनों बच्चों की लगता है थोड़ी देर टीवी तू देखेगा, थोड़ी देर टीवी तू देखेगा। So accordingly, different entries in the different list are to be interpreted in such a way so that the conflict between them, ठीक है, is avoided and each of them is given effect। थोड़ी देर वीडियो देन तू खेल ले, थोड़ी देर तू खेल ले, ठीक है, सिंपल सा फंडा है यार। यार ओके, फिथ एंड सब्सटेंस रूल्स भी ऐसा ही है और कलरेबल लेजिस्लेशन भी ऐसा ही है। फिलहाल हमारा आंसर ये है। रैपिड रिवीजन है तो थोड़ा आगे चलते हैं। क्या सर, अब अगली बात, एक्स को क्या हुआ? पुलिस ने उठा लिया, डिटेन्ड रॉन्गफुली इन कस्टडी बाय वाई।
ओ, वाई ने क्या करा, स्ट्रेट अवे रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस फाइल कर दी कोर्ट के अंदर एक्स की फैमिली। ठीक है, एक्स को उठा लिया गया, तो एक्स की जो फैमिली है उसने कोर्ट में गई और हैबेस कॉर्पस के चलते रिट फाइल कर दी। ठीक है सर, रिट फाइल कर दी, बिल्कुल रिट फाइल कर दी, और ये बोला कि भाई उसको उनको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कि भाई यहाँ से इसको उठा कर ले गए हैं, हमारे को कुछ खबर ही नहीं है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर उसको कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि अरेस्ट क्यों कर दिया गया है, किस लिए अरेस्ट कर दिया गया। कह रहा ओके, कह रहा सर अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या एक्स की फैमिली कोई रिट फाइल कर सकती है? अगर रिट फाइल कर सकती है तो कौन सी? सर हैबेस कॉर्पस। यस, आपने आंसर पहले ही दे दिया सर यहाँ पर, यस दिमाग खुला है, तो मैंने खुद ही बीच में आंसर दे दिए हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर दिए हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो कह रहा सर ऐसे सिनेरियो में आप हेबेस कॉर्पस फाइल करते हो। मैंडमस कब फाइल करते हो? जब डायरेक्शंस आपके पास आती हैं। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। यहां पर मैं क्वेश्चन नहीं बनाना चाहता था, जस्ट आई वांटेड यू गाइस टू नो। और एक आता है सर्तियोरारी। सर्तियोरारी पता है? कह रहा सर नहीं, देखो। और प्रोहिबिशन कब आता है? इट इज गिवन टू एन इंफीरियर कोर्ट, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। एक्सीडिंग पावर्स को लेकर काम कर रहा है इंफीरियर कोर्ट, जैसे कह रहा है ओए चुप करके बैठ जा, ओए, ऐसे ही सर्क्यूलरी की अगर मैं बात करूं, जो भी आपका ऑर्डर है विच हैज बीन पास विदाउट द ज्यूरिसडिक्शन, उसको क्वैश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा क्या? कह रहा सर अगली बात पर आपको लेकर आता हूं। अब मिस्टर रामलाल को हमने एक स्कूल में टीचर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े मिनिस्टर को जानता था। कहते ना पैसे लेकर आ गया, पैसे लेकर आ गया, हाँ पैसे दिए और कहीं पर सिटिंग बिठा के किसी ने बोला मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, पैसे दो सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। ये बेचारा उसके झांसे में आ गया। ऐसा क्या सर? हाँ, कह रहा सर अब उसके पास ना एक्सपीरियंस है ना क्वालिफिकेशन है। स्कूल स्टाफ और बच्चे तो बेचारे रोने लग गए हैं जब से वो आया है। ओके, कह रहा क्या रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है स्कूल स्टाफ, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई इसके पास क्वालिफिकेशन तो है नहीं, इसको सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ पता है नहीं, और आ गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमें तो लगता नहीं है 12th पास भी है, इसने एग्जाम क्या निकाला होगा। ओह, सर अगर ऐसा कभी भी होता है तो सर्तियोरारी फाइल होता है? नहीं। मैंडमेस? नहीं। प्रोहिबिशन? नहीं। क्या फाइल होता है? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो फाइल होता है। ठीक है, आई होप चीजें बहुत सारी ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से मैं शुरू करने वाला हूं मित्रों। अगला आपका टॉपिक जो है सोर्सेज ऑफ लॉ। अरे ये पेज को क्या हो रहा है यार? सर कहाँ जा रहे हैं अब हम? सोर्सेज ऑफ लॉ पे। ओके, देखो अब हम अगर लॉ की बात करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे फटाफट से जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। The term law includes which one of the following of the force of law outside the territory? मतलब जो चीजें इंडिया के बाहर हैं, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनमें से इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लॉ में इंक्लूड होता है? सर यूएस का ऑर्डिनेंस, वहां का ऑर्डर, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान था, यहां पर बस इतना से लिख दिया आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया में से क्या इंडियन लॉस के बीच में इंक्लूड होता है। यहां अगर इंटरनेशनल ट्रीटी होता तो वो आपका जवाब हो सकता था, उसके बेसिस पर हम बहुत सारा लॉ बनाते हैं। आप ईसीआईपीएल में भी मेरे साथ पढ़ेंगे। आईपीएल है हमारे में भी, हाँ हमारे में भी आईपीएल है भाई, ये कोई आईपीएल से कम है जो चल रहा है? क्या देखो, तो सर आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं बट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर है। तुम लोग कहीं नन ऑफ द अबव देखते ही ये कहो कि बेकार है, तो ऐसा नहीं होता, देयर आर इंस्टेंसेस कि वो आंसर निकलता है। यार कितनी बातें इनमें से ठीक हैं? देखो ये सब बातें आपके पहले ही चैप्टर में सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। जैसे भाई तीन चार लोग बैठ जाते हैं, सब अपनी अपनी बातें बताते हैं, कह रहे बस ऐसे ही इन्होंने बोला। कह रहे अब सिसेरो सिसेरो ने कहा कि हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर इज लॉ। जस्टिनियन कहता है देयर आर स्टैंडर्ड ऑफ, ओके, जस्टिनियन ने कहा देयर आर साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल, लॉ इज साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। कह रहा एल्पाइन ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट दैट इज लॉ।
अगर आपको ये काम सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको पता हो किसने क्या कहा है। अगर नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा। दोस्तों जस्टिनियन जो है उसने हमारे को ये बोला था कि स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, और जो अल्पाइन है, अल्पाइन ने ये बोला था द आर्ट एंड साइंस, इसने ये वाली बात बोली थी। तो ये दोनों तो गलत हैं, सिर्फ सिसेरो वाली बात ठीक है। दैट मीन्स ओनली वन इज योर आंसर। सर ऐसा भी हो सकता है, यस यस। तो दीज आर योर स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3। कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं, ये भी हमारे को देख, ऐसा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिकी भी बना देते हैं। कह रहा क्या डायनामिक इन नेचर हमें है, कह रहा क्या क्या डायनामिक है, क्या मतलब विच इज नॉट स्टैटिक, जो सेम नहीं रहने वाला, जो धीरे धीरे बदलता रहता है। कह रहा लाइफ जिंदगी, मैंने कहा जिंदगी तो बदलती रहती है यार, जब मैं छोटा था तो मैं अपने पड़ोसियों की बेल बजा के भाग जाता था, ऐसा हाँ? ऐसा ऐसा कर देते थे हाँ? कोई होता था छोटा तो गली में गुब्बारे मार देता था, आज मारूंगा तो पीटेगा मेरे को, है ना। तो अकॉर्डिंगली कह रहा सर लाइफ तो ऐसी है। कह रहा बाजार, मैंने कहा बाजार भी ऐसा ही है यार, एक जमाना होता था कि हमारे पास ये ऑनलाइन चीजें नहीं होती थी। कह रहा ऑनलाइन हो गया सर, आप ऑनलाइन आ गए हो। हाँ, ऑनलाइन पे मैं सीधा तुम्हारे घर में बैठा हूँ यार, और क्या लोगे, वो भी लाइव, लाइव हाँ, देख लो सर बैच। देखो अगली बात, कह रहा सर लॉ, कह रहा मैंने कहा लॉ भी भाई डायनामिक है, धीरे धीरे बदलता रहता है। कैसे, इनकम टैक्स देख लो, जीएसटी देख लो, हर बार अमेंडमेंट आ जाती है, हर बार आ जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सीएस वाला में, ऐसे इनकम टैक्स वाले सर आ जाएंगे, हाँ मैं भी आ जाऊंगा अपने सब्जेक्ट की अमेंडमेंट्स को लेकर, और सर इधर से जीएसटी वाले सर भी आ जाएंगे। हाँ, अकॉर्डिंगली कंपनी लॉ सेटिंग अप फैसिलिटीज की अमेंडमेंट को लेकर मैडम आ जाएंगी। तो लॉ क्या हो रहा है, बदलता रहता है। तो कह रहे सर सभी बदलता रहता है, मैंने कहा तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब ही बदलता रहता है, सब कुछ ही स्टैटिक नहीं है। कह रहा ओके, कह रहा अब इसमें से कौन से आर्टिकल में, देखो ये हो गया डिफिकल्ट सर, डिफिकल्ट हो गया, तो मैं बता देता हूं इस जगह पर आपके लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 13 सब आर्टिकल 3 के अंदर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको इंक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है ऑफ द लॉ एंड द लॉ इन फोर्स, जहां पर फिर से फर्दर 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं आपकी किताब के बिल्कुल पहले पन्ने के ऊपर कि लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और कस्टम्स या जो भी यूसेज आपकी इंडियन टेरिटरी में है, और उसके बाद लॉ इन फोर्स से मतलब है जितने भी लॉज हमारे इंडियन लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और उनके लिए हमारे पास कंपीटेंट टेरिटरीज हैं, कंपीटेंट अथॉरिटीज हैं जो उन पे काम कर रही हैं। यार हर एक लॉ को इनमें से कौन से इंसान ने 8 अलग अलग एस्पेक्ट में बांट दिया। यार सर थ्योरी बनाई है, देखो अब बहुत बार क्या होता है अगर बच्चा अपना दिमाग लगाए ना तो वहीं पे आंसर ढूंढ कर निकाल लेगा। कैसे, देखो इधर आओ, यहां पर इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया, सिसेरो, जूलियस, जीडब्ल्यू पैथन और बेंथम। यार सर देखो यहां पर इधर आओ, सिसेरो, जस्टिनियन, अल्पाइन, इनमें से कोई है यहाँ पर, क्या सर सिसेरियो, नहीं सर सिसेरियो आंसर नहीं है। अगर आपको याद हो तो आपने बेंथम को देखा होगा, बेंथम ने ये काम किया कि लॉ को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 8 पार्ट क्या थे, सोर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एस्पेक्ट्स, सॉरी एस्पेक्ट्स, एक्सटेंट, फोर्स, रेमेडियल अपेंडेज, एक्सप्रेशन। ये है आपके पास आंसर। सिर्फ बेंथम ने ही यहां पर ये काम हमारे को करके दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कम दिमाग लगाने से सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जिनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ सकता है। क्या इनमें से किसने ये बोला कि लॉ जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है और नेचुरल साइंस से अलग है, इसका अपना कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनमें से किस इंसान ने ऐसा कुछ कहा है। सर उल्टा शुरू करता हूं, सॉल्मन थ्योरी, सॉल्मन थ्योरी याद है किसी को, सॉल्मन थ्योरी, हाँ, जस्टिस इज द एंड, लॉ ऐसा कुछ बताया होगा। फिर रॉस्को पाउंड की थ्योरी को थोड़ा सा अगर याद करें, जिन्होंने आपको अलग अलग इंटरेस्ट बताए, आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट बताया, पब्लिक इंटरेस्ट बताया, सोशल इंटरेस्ट बताया। क्या रहा, हाँ सर सॉलमन जो प्रोफेसर थे, सॉलमन की अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड के अंदर, जहां पर उन्होंने फिर से कहा कि भाई हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को भी समझने की जरूरत है। अरे यार सोर्सेज ऑफ लॉ की मेरी पूरी क्लास है यार, मैं ये नहीं बताऊंगा भाई, सोर्सेज ऑफ लॉ की पूरी क्लास है।
अच्छा, रॉस्को पॉइंट की थ्योरी भी ऐसी थी। कह रहे सर यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रोफेसर HLA हार्ट, ये ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर, जिन्होंने आपको ये बताया थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। अगर कहीं पर भी पॉजिटिविज्म दिखेगा तो मतलब ही इज द वन हु इज कैरिंग ऑल द आंसर। ओके, और हैंस केल्सन, ये है आपका जवाब। ये वो इंसान थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, एक ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अगर ये भी दिखेगा कहीं पर तो यही इंसान है जो आंसर आपका सही है। यार ओके ओके, यार सर चलो अब आगे लेकर चलता हूं, अगली बात पर आता हूं। अगला फंडा है कि कौन सा वो इंसान है मित्रों, कौन सा वो इंसान है जो एक स्टोइक फिलोसोफर है और उन्होंने ये बिलीव किया कि नेचुरल मॉरल लॉ इज द ह्यूमन साइड। कह रहा ये तो आपकी नजर पे डिपेंड करता है क्या सही है और क्या गलत। ओ ऐसा क्या? कह रहा सर देखो आ जाओ सोक्रेट से शुरू करते हैं। मैं कहा सोक्रेट से? कह रहा यस। कह रहा चलो प्लाटो से शुरू कर लेते हैं। प्लाटो ने ये बोला कि भाई ये तो दो मेन रीजंस आते हैं यहां पर लॉ के लिए, विजडम एंड रीजन। कह रहा है हिरेक्टिलस, हिरेक्टिलस आया, इसने बोला मैं तो ग्रीक फिलोसोफर हूं, मेरे पास तो तीन बातें हैं, या तो किस्मत है, या तो डेस्टिनी है, और साथ ही साथ रीजन है प्लस ऑर्डर है। ये तीन चीजें इंटरकनेक्टेड बन के लॉ बनाती हैं। एरिस्टॉल भाई साहब आ गए, इन्होंने बोला रीजन अनअफेक्टेड। ठीक है ना, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, मैं तो ये बोलूंगा रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर, जो आपकी इच्छा से बदलने वाला नहीं है वही कानून है। सॉक्रेट्स आया, सॉक्रेट्स ने कहा, मैंने कहा तुमने क्या बोला? कह रहा है मैंने ही तो बोला है ये। कह रहा है अच्छा, सॉक्रेट्स बहुत जाना माना इंसान था। ओ ऐसा क्या, हमें नहीं पता था सर, आज पता चल गया। कह रहा कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा सुपीरियर लॉ है? आपके पास लॉ है, चलो ठीक है, अगर आपने क्लासरूम में पढ़ा तो आपने इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा क्लासरूम में। यस, यहां पर ये सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं ग्रैंड नॉ, दिस वन इज द सुपीरियर नॉ, और इसके नीचे वाला इज द सबऑर्डिनेट नॉ। ये तीन लॉज होते हैं सर। सबसे बड़ा कौन सा होता है? ग्रैंड नॉ। इट अप्लाइज एवरीवेयर, सब जगह अप्लाई होता है। कह रहा सर अब हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैंने कहा हाँ, अब हिंदू मैरिज एक्ट है, हमने पढ़े हैं सर सोर्सेज ऑफ लॉ, कानून कहां से आया, इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, इसके सेकेंडरी सोर्सेज हैं। अब हमारे को ये बताओ, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर सर हमने चार बातें पढ़ी हैं। मैंने कहा ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास आते हैं कस्टम्स, हमारे पास आते हैं, कस्टम्स का मतलब क्या है? जो आपके पास रीति रिवाज हैं, अच्छा जो चलते आ रहे हैं शुरू से बहुत लंबे टाइम से। जी हाँ, कस्टम्स विद सैंक्शन भी होते हैं, विदाउट सैंक्शन भी होते हैं, लीगल कस्टम होते हैं, लोकल कस्टम होते हैं, जनरल कस्टम होते हैं, कन्वेंशनल कस्टम होते हैं, बहुत सारे तरीके के हैं भाई। उसके बाद आते हैं हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि कोर्ट के फैसले, जो आपके पास हाई कोर्ट के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। हाँ, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन यानी कि लॉ, और फिर आता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ कैसे होता है? रिलीजन की बेस पे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो तो पर्सनल लॉ हुआ ना। नहीं, सक्सेशन होता तो पर्सनल लॉ होता। मतलब अगर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करता है कि बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो वो सक्सेशन की बात हो रही है। यस यस, मैटर ऑफ सक्सेशन दे आर पर्सनल लॉज, पर दिस इज कस्टम लॉ, इसे कस्टम लॉ बोलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट को आपको ले आए कहीं पर, ठीक है, और साथ ही साथ सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा खुद ही बोलता है कि मैं बनाऊं कैसे लॉ को, इन सब चीजों से लेकर बना दूंगा। फिर अगली बात पे आता हूं सर, अब इनमें से क्या एक प्री रिक्विजिट है, यानी कि एक कंडीशन है वैलिड कस्टम बनाने के लिए? अगर आपको कभी भी वैलिड कस्टम बनाना है तो इनमें से क्या होना चाहिए? सर मैं बताऊं, हाँ ऑल ऑफ द अबव होगा सर आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। रिक्विजिट्स के अंदर 8 बातें आती हैं। सबसे पहला इमेमोरियल एंटीक्विटी, यानी कि पहली बात तो सर वो इमेमोरियल मतलब एंशिएंट होना चाहिए। उसके बाद बात आती है सर्टेनिटी, मतलब डेफिनेट होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रीजनेबलनेस, कि भाई किसी तरीके से आपके पास रीजन होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए सोसाइटी के लिए। उसके बाद सर कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, ओके, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसे बहुत लंबे टाइम से। दूसरी बात पब्लिक मोरालिटी के साथ में कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी।
यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, सबको सबका साथ और सबका ओपिनियन साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। पीसेबल इंजॉयमेंट, कह रहे सर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब बातें आ गई तो सर बनाना ऑल ऑफ द अबव हमेशा काम नहीं करेगा, हमेशा काम नहीं करने वाला है, ध्यान रखना। सिर्फ बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं। कह रहा अब बहुत बार क्या होता है ना सर कि देखो हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती हैं कि अगर एक कोट है तो वो कहता है यार मैं दूसरे की क्यों सुनूं, मैं रेफर कर लूंगा खाली। भाई एक बच्चा पेपर में चीटिंग कर रहा है, एक बच्चा पेपर में चीटिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, कहेगा मैं क्यों देखूं उसका, रेफर कर लेता हूं। कह रहा भाई ऐसी तो चीटिंग गलत है। पर अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, क्या वहां पर पंजाब के अंदर जो हाई कोर्ट है क्या वो उसे मानेगा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट मानेगा नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जो हाई कोर्ट है वो मानेगा या नहीं मानेगा? कह रहा एक हाई कोर्ट का दिया हुआ फैसला कभी भी बाइंडिंग नहीं होता दूसरे हाई कोर्ट पे, पर एक प्रिंसिपल ऐसा जरूर है जो ये कहता है कि एक फैसला जो एक हाई कोर्ट ने दिया है मे बी रेफर्ड और मे बी यूजफुल फॉर द अनदर हाई कोर्ट। अच्छा, ऐसा कौन से फैसले में लिखा हुआ है, ये बता दो। क्या सर डिक्लेरेटरी? मैंने कहा नहीं यार, डिक्लेरेटरी के अंदर फंडा अलग होता है, जहां पर एप्लीकेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल की हम लोग बात करते हैं। क्लास देखोगे तो शायद याद होगा, विशाखा गाइडलाइंस की मैंने कोई बात करी होगी इस सिचुएशन के अंदर। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेटरी के बाद की, जो कि आता है आपका ऑप्शन एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंस, जिसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो भी हाई कोर्ट ने कह दिया उनसे जो लोअर कोर्ट है उन पर ये सारी बातें अप्लाई होती हैं। उसके बाद कंडीशनली अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव के अंदर हमारे पास ये है कि सर आपने जहां पर कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, और परसुएसिव प्रेसिडेंट्स यही कहते हैं कि अगर आपके पास एक हाई कोर्ट के जजेस हैं तो वो उनके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको सुननी है दूसरे हाई कोर्ट की बात, भाई कंसिडर जरूर कर सकते हो, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। ओके ठीक है सर, इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। मित्रों तो रैपिड रिवीजन को रैपिड तरीके से करा, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी रिवाइज किया, कैसा लगा जरूर बता सकते हो, अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, जल्दी से मिल रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए, हैं हाँ, स्टे ट्यून्ड।